आज के टॉपिक्स ये नीचे वाले तो नहीं हो पाएंगे, या पूरे लिखे भी नहीं है मैंने अभी इनके बारे में। जो ऊपर वाले हैं वो करना है। पहली बात करते हैं कि फाइल क्या होती है। ठीक है। मैं सीधे अभी कमांड लाइन से स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारे टर्म अगर तुम्हें पता नहीं होंगे तो फिर उसमें कंफ्यूज होगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो फाइल फाइल वो चीज है जिसके अंदर तुम अपना डेटा स्टोर करोगे, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। वो जिस भी चीज में स्टोर करोगे वो होती है तुम्हारी फाइल। मे बी इट प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है डेटा, तुम्हारा इमेज डेटा भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो, ये सारे चीज जो है वो सब फाइल्स के अंदर स्टोर होता है। अब ये जो फाइल है वो एक एक्चुअल स्पेस लेता है, किसके अंदर, हमारे जो फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस है, जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, जो भी अलग है जैसे पेन ड्राइव्स, उन सब के अंदर एक वो स्पेस लेता है, एक्चुअल स्पेस। उससे एसोसिएटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेव करता है, कुछ फाइल्स के अंदर भी सेव होती हैं, वो स्टोरेज होती है, ठीक। और इसमें जो फाइल्स होती है उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो तुम। फाइल में उसका नाम होता है और उसका एक्सटेंशन होता है, वैसे जरूरी नहीं एक्सटेंशन हो, क्योंकि एक दिन मैंने बताया था एक्सटेंशन के बारे में। ठीक है, तो फाइल नेम तो होगा ही होगा और उसके साथ एक्सटेंशन हो सकता है। ठीक है, तो एक्सटेंशन इंडिकेट करता है कि किस टाइप की फाइल्स है। जैसे कि मैंने कुछ कॉमन फाइल एक्सटेंशन लिख रखे, जैसे टेक्स्ट फाइल्स के लिए डॉट टी एक्स टी, इमेजेस के लिए ये सारे हैं जी, जेपीजी, पीएनजी, एसवीजी, ये सारे, ऑडियो के लिए एमपी3, तो ये सारे हमारे पास अलग अलग एक्सटेंशन है, बहुत सारे होते हैं, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है मैंने। तो ये फाइल्स होती हैं। फाइल्स का एग्जांपल, जैसे कोई भी फोल्डर खोल लो तुम, मान लो सी ड्राइव खोली मैंने, उस दिन भी मिंजी डब्ल्यू 64 फोल्डर खोला था। तो ये जैसे ये फाइल है डॉट टी एक्स टी, तो इसकी 1 KB जो इसका साइज दिखा रहा है 961 बाइट्स, तो इतनी स्पेस इसने उसमें ली होगी हमारे स्टोरेज डिवाइस में जिसमें भी सेव है। और और भी जैसे लिप फोल्डर के अंदर डॉट ए करके फाइल्स हैं ये सारी, इन सब ने जितना भी स्पेस है ये सारे स्पेस उनने लिया होगा एक्चुअल स्टोरेज डिवाइस के अंदर। तो ये होती है फाइल जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। और फाइल्स दो टाइप की होती है, मेनली दो टाइप की होती है, हमारी टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, टेक्स्ट फाइल क्या होती है और बाइनरी फाइल क्या होती है। तो टेक्स्ट फाइल वो होती है जिसके अंदर हम प्लेन ह्यूमन रीडेबल डेटा सेव करते हैं, प्लेन टेक्स्ट, जो कि अगर जिसको ओपन करोगे तुम, नॉर्मल बेसिक एडिटर्स का जैसे टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड, तो उसके अंदर जो कंटेंट है वो तुम रीड कर सकते हो। पर जो बाइनरी फाइल्स होती है वो ऐसा प्लेन टेक्स्ट स्टोर नहीं होती है, और उसके अंदर जो भी डेटा होता है वो रॉ बाइट्स के फॉर्म में होता है। बाइट्स पता होगा ना सबको, तो एक यूनिट होती है स्टोरेज की। तो जीरो और वन के फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर होगा जिसको ह्यूमन रीड नहीं कर सकते नॉर्मली। तो उसकी रीडेबिलिटी, टेक्स्ट फाइल जो होती है वो उसको हम रीड कर सकते हैं जैसे बेसिक टेक्स्ट एडिटर पे खोल के, पर बाइनरी फाइल को हम खोल के नहीं देख सकते। अगर खोलोगे भी तो एक जिब्रिश दिखेगा, मतलब कुछ बेकार सा टेक्स्ट, जैसे मैं खोल के अगर बिन फोल्डर के अंदर जैसे डॉट एक्स सारी फाइल्स जो है ये क्या है, ये हमारी बाइनरी फाइल्स है। तो इसको अगर ए आर को अगर नोटपैड में खोलता हूँ, ओपन का ऑप्शन आ रहा है क्या, ओपन कोड ही कर लेते हैं। तो कोड भी जैसा एक टेक्स्ट एडिटर है तो उसको यहाँ पे पहले से दिखा रहा है, द फाइल इज नॉट डिस्प्लेड इन टेक्स्ट एडिटर बिकॉज इट इज आइदर बाइनरी और यूजेस एन अनसपोर्टेड टेक्स्ट एन्कोडिंग। टेक्स्ट एन्कोडिंग वाला वो तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ये है बाइनरी फाइल, इसलिए दिख नहीं रहा। ओपन एनीवे करेंगे, टेक्स्ट एडिटर से खोलेंगे, देखो यहाँ पे कुछ भी चीज दिखा रहा है, अलग अलग चीजें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये बाइनरी फाइल है जिसको हम एज अ टेक्स्ट एडिटर से खोल के ऐसे रीड नहीं कर सकते। और क्या,
उसकी इनकोडिंग होती है। इनकोडिंग मतलब ये किस फॉर्मेट में सेव हो रहे हैं या कैसे सेव हो रहे हैं। तो टेक्स्ट फाइल क्या होता है, वो अलग अलग फॉर्मेटिंग में सेव हो सकते हैं, जैसे ASCII हो गए और यूनिकोड और भी फॉर्मेट्स होते हैं। तो उन सारे फॉर्मेट्स में टेक्स्ट फाइल को सेव कर सकता हूँ। ये इनकोडिंग्स क्या बताती है, ये बताती है कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो कैसे स्टोर हो रहे हैं, मतलब उनका कोड क्या है। जैसे ASCII में तुम्हें पता होगा, जो कैपिटल है उसका कोड 65 होता है। तो वैसे ही यूनिकोड में भी सिमिलर कुछ होगा उसका कोड। तो इनकोडिंग बस ये बताती है जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको, उसका कोड क्या है, वो कैसे सेव होंगे हमारे एक्चुअल डेटा वहाँ पे। पर बाइनरी फाइल्स जो है वो रॉ बाइट्स के फॉर्म में सेव होती है, तो वहाँ पे कोई इनकोडिंग नहीं होती है, वो सीधे जैसा उसका डेटा है वैसे ही सेव होती है। एग्जाम्पल्स मतलब इसके जो एक्सटेंशंस होते हैं जैसे अलग अलग हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल के जैसे .txt हो गया, .csv हो गया। और CSV भी यूज करेंगे हम बाद में। ये होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, काइंड ऑफ लाइक एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह होते हैं। तो इसमें हम टेबुलर फॉर्म में अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। अलग अलग कॉलम्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं और अलग अलग रोज को न्यू लाइन से सेपरेट करते हैं। तो ये भी बाद में देखेंगे। और .html में कोई भी प्रोग्रामिंग की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं या सोर्स फाइल्स, वो हम टेक्स्ट फॉर्मेट में ही लिखते हैं, बताया था मैंने। तो .html हो गया, .c हो गया, वो सारी टेक्स्ट फाइल्स हमारी। बाइनरी फाइल्स में क्या है कि जैसे कि इमेजेस हो गई और सॉन्ग हो गए और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स थी और PDF फाइल्स थी, सारी हमारी वो बाइनरी फाइल्स हैं। ठीक है। और इसका यूजेस क्या है, टेक्स्ट फाइल किसके लिए यूज करना है, कोई भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन के लिए, उसको सेव करने के लिए, कोड को सेव करने के लिए, और कॉन्फ़िगरेशंस मतलब सेटिंग्स को सेव करने के लिए। बाइनरी फाइल की यूज होती है स्टोरिंग इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एग्जीक्यूटेबल्स एंड कस्टम डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इन चीज़ों के लिए यूज होता है। एडिटेबिलिटी, इजीली एडिटेबल हो सकते हैं जो हमारे टेक्स्ट फाइल्स हैं किसी भी एडिटर में, जैसे नोटपैड हो गया तो, और VS कोड हो गया। और बाइनरी फाइल्स को एडिट नहीं कर सकते ऐसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर के लिए, उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने बताया था डॉक्स, जो डॉक्यूमेंट MS ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है, उसको नोटपैड में नहीं खोल सकते या उसमें जैसे बोलते हैं VS कोड के अंदर नहीं खोल सकते हैं। उसके लिए हमें वो MS ऑफिस वर्ड ही रिक्वायर होगा एडिट करने के लिए। तो स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं किसी बाइनरी फाइल्स को खोलने के लिए, ताकि वो उससे सही से इंटरप्रेट कर पाए। हम्म, और मेटा डेटा क्या है, मेटा डेटा क्या होता है वो अभी नीचे बताऊंगा। मेटा डेटा टेक्स्ट फाइल में नहीं होता है, मेटा डेटा जनरली नहीं होता, कुछ 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 में हो सकता है, वैसे तो नहीं होता। तो बाइनरी फाइल क्या है, उसमें मेटा डेटा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो स्टोरेज, ईच कैरेक्टर स्टोर होता है एज अ बाइट। ठीक है। हर कैरेक्टर को, जैसे हमारे सी में भी देखा था कि हर कैरेक्टर एक बाइट लेते हैं ना, वैसे उसी सिमिलर फॉर्मेट में हमारे जो फाइल्स होते हैं वो सेव होती हैं, उसके हर कैरेक्टर एक सिंगल बाइट लेता है। और इनकोडिंग पर भी डिपेंड करता है कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स ज़्यादा बाइट्स ले सकते हैं। जैसे हमारे इमोजी भी उसी में आते हैं, कैरेक्टर के अंदर आता है, पर वो ASCII के अंदर नहीं आते, वो आते हैं यूनिकोड के अंदर। तो उसको स्टोर करने के लिए मल्टीपल बाइट्स यूज होती है एक सिंगल इमोजी करने, सेव करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो सिंगल लेते हैं, कुछ होते हैं जो ज्यादा ले सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द इनकोडिंग। और स्टोरेज बाइनरी फाइल की क्या है, कॉम्पैक्ट है, क्योंकि जो डेटा होता है वो नेटिव फॉर्मेट में स्टोर होता है। नेटिव फॉर्मेट मतलब बाइनरी फॉर्मेट, जो कि हमारा 0 1 का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में सेव होगा डेटा। तो वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है। लाइन एंडिंग्स का मतलब क्या है, हमारे जो टेक्स्ट फाइल है उसमें जैसे हमने, जैसे इसमें भी मैंने अलग अलग लाइंस लिखे ना, तो इन सबको डिनोट कैसे करेंगे हम फाइल के अंदर, कि ये नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पे जो लाइन सेपरेट है। क्योंकि हमारा जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें जो डेटा है वो तो ऐसे सीधे लाइंस पे स्टोर होगा ना। लाइंस मतलब वहाँ पे लाइंस नहीं होते ना, वहाँ पे तो एज अ सेल मान लो, एक के पीछे एक पूरा डेटा स्टोर होता है। तो उसको डिनोट करने के लिए स्पेशल कैरेक्टर्स यूज होते हैं, जैसे कि एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स होते हैं। सिस्टम स्पेसिफिक होते हैं वैसे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक मतलब
जैसे कि हमारे विंडोज में कौन सा यूज होता है, उसमें होता है बैकस्लैश आर बैकस्लैश एन, और हमारा लिनक्स में क्या होता है, बैकस्लैश एन यूज होता है। बैकस्लैश एन या बैकस्लैश आर क्या है, सी में जब पढ़ा होगा तो उसमें एस्केप सीक्वेंसेस पढ़े होंगे कुछ, तो हम बैकस्लैश एन यूज करते थे नेक्स्ट लाइन को, है ना। तो वो होता है एस्केपिंग सीक्वेंस। इनका एस के अंदर अगर देखो तो कुछ पर्टिकुलर इसका कोड होगा, और बैकस्लैश आर का भी। उनका नाम क्या है, बैकस्लैश आर का नाम है लाइन, नहीं एरेज रिटर्न बोलते हैं इसे, और बैकस्लैश एन होता है लाइन फीड, ठीक है। तो विंडोज एज कैरेज रिटर्न लाइन फीड सेव करता है हमारे नेक्स्ट एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, और जो लिनक्स है उसमें बैकस्लैश एन यूज होता है। पर जो बाइनरी फाइल है उसमें हमें लाइन डिलीमीटर नहीं चाहिए होता है, क्योंकि उसमें हमारे सेपरेट लाइंस में सेव नहीं होता डेटा, उसमें एक कंटिन्यूस डेटा होता है जिसको प्रोग्राम जानता है कि कैसा इंटरप्रेट करना है। और एंड ऑफ फाइल क्या है, किसी भी फाइल का एंड जब हो जाता है, जहाँ पे उसका जो लॉजिकल डेटा है वो खत्म हो जाए, तो उसको डिनोट करने के लिए एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर यूज करा जाता है। पर वो जो टेक्स्ट फाइल है उसमें तो कोई एक्चुअल कैरेक्टर हो सकता है, जैसे इसमें लिखा है कि ASCII कैरेक्टर जो 26 होता है, जो कोड होगा इसका, ये 26 लिखने से नहीं होगा, जो कोड है ASCII का कोड 26, तो वो कैरेक्टर जो है वो कभी कभी टेक्स्ट फाइल में यूज करा जाता है फाइल का एंड दिखाने के लिए। पर बाइनरी फाइल में हमारा जो एंड ऑफ फाइल है वो किसी एक कैरेक्टर से वो नहीं करा जाता डिनोट, वो करा जाता है उसका जो फाइल साइज है या स्ट्रक्चर है उस पे स्पेसिफिक होता है वो, और उसे प्रोग्राम इंटरप्रेट करना जानता है कि वो कहाँ पे इसका फाइल का एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे फाइल्स की बात है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं, टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स। आगे यूज होगा जैसे हम सी प्रोग्राम भी करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी सीखेंगे हम उसमें फाइल हैंडलिंग सीखते ही सीखते हैं, तो सब में फाइल तो आएगा ही। और उसमें दोनों टाइप सीखेंगे हम, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। तो फाइल्स क्या होती है मैंने यहाँ पर बता दी। और मेटा डेटा की जो मैं बात कर रहा था इसके अंदर वो क्या होता है, तो मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा, हमारे जो फाइल का डेटा है जो हमें एक्चुअल डेटा स्टोर करना है, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है मेटा डेटा। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर तो वो नहीं होती है, पर बाइनरी फाइल के अंदर वो सेव होती है। वो कहाँ सेव होती है, एकदम टॉप पे, जो भी बाइनरी फाइल होगी हमारी उसके एकदम स्टार्टिंग वाला जो स्टार्टिंग वाला डेटा होगा, ठीक है, स्टार्टिंग वाले बाइट्स होंगे, कुछ पोर्शन होता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा फाइल का फॉर्मेट क्या है। सब में सेम साइज नहीं होगा मेटा डेटा का, वो फाइल के फॉर्मेट पे डिपेंड करेगा। तो वहाँ पे हम अपना मेटा डेटा स्टोर करते हैं, उसको हेडर भी बोलते हैं, ये वो एकदम बिगिनिंग पे आता है हमारे। अ, और मेटा डेटा में इंफॉर्मेशन होती है फाइल के बारे में, जैसे फाइल का साइज हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ओरिजिन कहाँ, मतलब किसने बनाया है और कहाँ से बनाया। फाइल के कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि किस टाइप का कंटेंट है, वहाँ पे से हमारा एक्चुअल कंटेंट शुरू हुआ है, क्योंकि मेटा डेटा के बाद भी तो डेटा डालेंगे ना अपना, तो कौन सी बाइट से हमारा वो एक्चुअल फाइल का कंटेंट स्टार्ट है, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है मेटा डेटा के अंदर। और और इसमें वो भी इंफॉर्मेशन होती है कि फाइल किस टाइप की है, वो कैसे स्टोर होती है एज अ मैजिक बाइट। मैजिक बाइट्स क्या होता है, मैजिक बाइट्स एकदम स्टार्टिंग के कुछ सीक्वेंस होते हैं बाइट्स के, जो कि जिसको देख के हम बता सकते हैं कि फाइल किस टाइप की है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखना चाहें, मान लो कोई इमेज फाइल है, जैसे शॉर्ट दे दी थी, इसको अगर ये दिखाने का पर्पस है तो ये हेक्स एडिटर होता है, वो प्रोग्राम होता है जो कि अंदर के बाइट्स को देख सकता है। तो जैसे हमारी पीएनजी इमेज थी, ठीक है, और इसका मैंने जो अंदर का बाइट है जैसे डेटा स्टोर हो रहा है, वो मैंने ओपन करा है हेक्स एडिटर का यूज करके। तो
यहाँ पे तुम देख सकते हो जो स्टार्टिंग के यहाँ से बाइट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ को छोड़ के ये जो 3 बाइट है, ये डिकोड होके टेक्स्ट दिख रहा है हमें, कौन से बाइट्स है, पीएनजी लिखा हुआ है इसमें। तो मतलब इन वाले जो बाइट्स का मतलब है वो पीएनजी है। तो जैसे इस फाइल, ये स्टार्टिंग का बाइट्स है ना, तो ये मैजिक बाइट है कि हम इसको देख के पता लगा सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो पीएनजी टाइप की है। एक तो एक्सटेंशन था जो कि मैंने बताया था डॉट पीएनजी करके, वो भी हिंट था आपकी फाइल किस टाइप की है। और इस स्टार्टिंग में डॉट नहीं है, ये खाली स्पेसेस को दिखा रहा है जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। तो वहाँ पे मतलब इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा उस बाइट्स को कि कौन सी बाइट है। चलो मैं कोई और फाइल खोल लेता हूँ, उसका मैजिक बाइट भी देखते हैं। हाँ, वीडियो फाइल्स होगी हमारे पास। हाँ, जैसे ये वाली है, इसको हम उस पर खोलते हैं कोड पे, ठीक है। तो जैसे MP4 टाइप की हमारी वीडियो फाइल थी, इसका जो एक्चुअल बाइट वाला डेटा है, तो उसके स्टार्टिंग के कुछ बाइट्स, जैसे इतने बाइट्स, इसमें देख सकते हो कि स्टार्टिंग के बाइट में क्या लिखा है, FTYP MP4। जैसे MP4 आ रहा है ना, तो वो मतलब MP4 टाइप का डेटा है। तो ये हर अलग अलग वो फाइल्स के लिए मैजिक बाइट्स अलग अलग होती हैं, और वो यूनिक होती है हर डिफरेंट फाइल फॉर्मेट के लिए। जैसे कि जिप फाइल के लिए भी MZ करके होता है स्टार्टिंग के 2 बाइट्स, और JPG फॉर्मेट होता है उसके लिए JFIF करके ऐसा कुछ होता है। तो हर अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग होते हैं मैजिक बाइट्स। तो उससे तुम पता लगा सकते हो। पर फिर वही बात कि जैसे कि एक्सटेंशन पे मैंने तुमसे बोला था कि एक एक्सटेंशन बस एक हिंट होता है कि फाइल किस टाइप की है। मुझे कोई रोक नहीं सकता कि मैं उसका एक्सटेंशन चेंज ना कर पाऊँ। मैं .txt की जगह .exe कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं इस बाइट्स को भी मैजिक बाइट्स को भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने वो MP4 वाला जो था उसको चेंज करके अगर PNG कर दिया, ठीक है, तो तुम्हें मैजिक बाइट देख के तो लगेगा कि ये PNG फाइल है, और उसको जो आगे का डेटा होगा वो तुम इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो एक्चुअल डेटा तो MP4 का ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक हिंट होती है, पर इन जनरल सब जो होते हैं वो सही मेटा डेटा यूज करते हैं, सही मैजिक बाइट यूज करते हैं, या सही एक्सटेंशन यूज करते हैं, ताकि हमें ईरो यूज करने के लिए जिस काम के लिए वो बने वो काम कर पाए। वो तो बस कुछ केसेस में जो कि मेलिशियस इंटेंशन हो, जिसका जैसे वायरस छुपा दिया इमेज फाइल के अंदर, .exe को .png कर दिया, तो ऐसे करके वो तब हमारा मेटा डेटा या वो एक्सटेंशन चेंज हो सकता है। तो ये था मैजिक बाइट्स के बारे में। मैजिक बाइट्स के बारे में अगर तुम्हें और पढ़ना है तो तुम गूगल सर्च कर सकते हो, तो मैं बता देगा कि अलग अलग फाइल्स के लिए कौन कौन से वो होता है मैजिक बाइट्स। तो वो स्टार्टिंग में बाइट्स होता है। अब फोल्डर क्या होता है, फोल्डर बोलो या डायरेक्टरी बोलो एक ही नाम है, मतलब एक ही चीज है। तो ये क्या होता है, ये एक वर्चुअल कंटेनर होता है। एक फोल्डर एक एक्चुअल स्पेस नहीं लेता, हमारे जो स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर एक स्पेस नहीं लेता, वो खाली पॉइंट करता है उसके अंदर जो फाइल्स है। हम किसी फोल्डर के अंदर फाइल्स रखते हैं ना उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसके अंदर फोल्डर रख सकते हैं, एक और फोल्डर रख सकते हैं, उसको सब फोल्डर बोलते हैं, या सब डायरेक्टरी जो बोलना है। और फाइल्स भी उस फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। तो एक एक्चुअल स्टोरेज नहीं लेता, उसका जो साइज होता है किसी भी फोल्डर का, वो साइज होता है कि उसके अंदर हमने कितनी फाइल्स या फोल्डर्स रखे हैं, उन सबका सम जो होता है वो फोल्डर का साइज होता है। तो फोल्डर एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। फोल्डर फोल्डर जो होता है वो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो हमारा फाइल सिस्टम है, इसको पता होता है कि ये फोल्डर यहाँ पे बना है, और उसके अंदर जो जो फाइल्स स्टोर करी है, तो वो फोल्डर उस फाइल्स को वो करेगा पॉइंट जहाँ पे एक्चुअल फाइल स्टोर है। क्योंकि हमारी फाइल्स ऐसा नहीं है कि हमने एक फोल्डर के अंदर रख रखी तो वो हमारी स्टोरेज डिवाइस के अंदर भी नीटली सारी एक साथ होगी जो हमने एक फोल्डर के अंदर रखी है। ऐसा नहीं होता। जो फाइल्स हम जब क्रिएट करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो स्टोरेज डिवाइस में सेव होते रहती है। बस ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है
कि वो कहाँ पे स्टोर है, और जब हम किसी फ़ोल्डर के अंदर उसको सेव करेंगे तो वो वहाँ पे का पॉइंटर होगा फ़ोल्डर के अंदर, और एक्सेस कर रहे हैं तो एक्सेस भी वहीं से होगी। नहीं तो अगर हम ऐसे बार-बार मूव करते रहते हैं या फ़ोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं तो फिर उसको मूव करने में बहुत टाइम भी तो लगता है, क्योंकि एक टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स कंज्यूमिंग ऑपरेशन है ना हमारे बाइट्स को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, तो हम तो इतनी जल्दी-जल्दी कर लेते हैं, तो उस चीज़ में टाइम लगता है। तो इसलिए ये सारा वर्चुअल होता है। हम बस अपनी फाइल्स को सेव करते हैं और उसको पॉइंट करते हैं किसी फ़ोल्डर के अंदर स्टोर करके, और एक करंट वर्किंग डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई भी हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं, टर्मिनल जैसे अगर हम करेंगे, तो उसके अंदर जिस डायरेक्टरी के ऊपर काम होगा, मतलब जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी होगी, जहाँ पे से हम सारी फाइल्स एक्सेस करेंगे, और या जो नई फाइल्स हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो वो डायरेक्टरी जो होती है वो होती है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो अलग-अलग प्रोग्राम्स के लिए करंट वर्किंग डायरेक्टरी अलग-अलग हो सकती हैं। जितने प्रोग्राम्स खोले, जितने टर्मिनल्स खोले अलग-अलग, और उस सब में हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। ठीक है? हुँ, और फिर इसके बाद आता है पाथ। अब पाथ है एक ऐसा टॉपिक जो कि जब तुम टर्मिनल यूज़ करोगे तो तुम्हें आना ही चाहिए, क्योंकि सिस्टम फाइल फाइल सिस्टम नेविगेट करने के लिए पाथ ही यूज़ करोगे। तो पाथ क्या होता है? जैसे कि मैंने फाइल और फ़ोल्डर के बारे में बताया, तो उसको एक्सेस करने के लिए कुछ तरीका भी तो होना चाहिए ना। तो उसको एक्सेस करने का तरीका होता है उसका पाथ। किसी भी फाइल का या फ़ोल्डर का पाथ होता है, या उसकी यूनिक लोकेशन होती है। तो पाथ के एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर है जो कि किसी फाइल और डायरेक्टरी को पॉइंट करती है। ये उस फाइल या डायरेक्टरी का एड्रेस होता है, जो कि बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो पाथ के अंदर क्या क्या होता है? पाथ एक स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग में क्या क्या चीजें होती है? उसमें होता है फोल्डर का नाम, फोल्डर्स के नाम हो सकते हैं, और कुछ डेलिमिटिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग डायरेक्टरीज को सेपरेट करते हैं, और उसमें फाइल का नाम भी हो सकता है। तो इसमें डेलीमीटर कौन से होते हैं? विंडोज में हम यूज करते हैं बैकस्लैश का, और यूनिक्स लाइक सिस्टम जो भी विंडोज के अलावा है उनमें फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक अभी टर्मिनल विंडो खोलूँ, तो उसमें मेरा एक पाथ दिखेगा यहाँ पे। सी ड्राइव के अंदर यूजर फोल्डर फोल्डर के अंदर नई नावत फोल्डर जो है, अभी मैं तो ये मेरी करंट डायरेक्टरी है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं इसे क्लोज करता हूँ, मैं कोई भी फाइल एक्सप्लोरर में कोई भी फोल्डर खोलता हूँ। अच्छा, डी डी ड्राइव के अंदर नरेन फोल्डर के अंदर लूप फोल्डर जो है, तो यहाँ पे मेरा जो ये दिखता है ये हमारा पाथ है। डी ड्राइव मतलब विंडोज में जो ड्राइव्स होती हैं उसे ऐसे लेटर से डिनोट करता हूँ, ड्राइव लेटर बोल रहा हूँ। तो अलग अलग ड्राइव्स के अलग अलग, तो डी ड्राइव के अंदर फिर ये बैक स्लैश है ना, वो सेपरेट करता है। वो किसको पॉइंट कर रहा है? लूप फोल्डर को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं अगर इस वाले फाइल को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई पाथ तो दिखाएगा नहीं, पर इसका पाथ जो होगा वो होगा लूप के आगे स्लैश, फिर उस फाइल का नाम, विंडोज कमांड लाइन। अगर मैं यहाँ पे टाइप करके एंटर करता हूँ तो वो फाइल खुल जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो वाली वो जो पाथ वाली फाइल को पॉइंट कर रहा है। ऐसे ही विंडोज 11 में हम क्या कर सकते हैं, इसमें राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी एज पाथ कर सकते हैं, तो वो कॉपी हो जाता है उसका पाथ फाइल का। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो उसका, तो ये पाथ कॉपी हो गया उसका। ठीक है, और इसमें डेलिमिटिंग कैरेक्टर्स कौन से? बैक्स प्लस। तो इसी वजह से तुम किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम पे बैक स्लैश नहीं लगा सकते। जैसे कि मैं अगर इसको एडिट करके यहाँ बैक स्लैश लिखना चाहूँ तो यहाँ पे नहीं होगा। तो इसमें दिखा रहा है कि ये कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते। ये कैरेक्टर्स यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टर्मिनल में जब हम पाथ लिखते हैं तो टर्मिनल रिजर्व कैरेक्टर्स भी होते हैं, ये सारे जो होते हैं। तो इसलिए हम फाइल या फोल्डर के नाम पे ये वो नहीं कर सकते हैं, ये वाले कैरेक्टर यूज। बैक स्लैश हो गया, तो ये हमारा डिलिमिटिंग कैरेक्टर होता है जो कि फोल्डर या फाइल को सेपरेट करता है एक पाथ के अंदर।
तो 2 टाइप के पाथ होते हैं, एब्सोल्यूट हो गया और रिलेटिव पाथ। ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ क्या होता है? तो एब्सोल्यूट पाथ वो होता है जो कि हमारा किसी भी फाइल या फ़ोल्डर को लोकेट करेगा कहाँ पे से, वो एकदम जो रूट डायरेक्टरी होती है। रूट डायरेक्टरी कौन-सी होती है? जैसे विंडोज़ में होती है, जैसे कोई ड्राइव हो गई, जैसे सी है, सी ड्राइव हो गई, डी ड्राइव हो गई, वो हमारी रूट डायरेक्टरी होती है। और फिर यहाँ से खोलता हूँ। तो सी ड्राइव है ना, सी ड्राइव के अंदर ये सारी फाइल्स हैं। तो सी ड्राइव है, ये हमारी रूट रूट डायरेक्टरी है। इससे पीछे नहीं जा सकते, मतलब इसको इसकी पेरेंट डायरेक्टरी नहीं है हमारी कोई। ऐसे ही डी ड्राइव जो है वो भी एक रूट डायरेक्टरी है, इसकी कोई पेरेंट डायरेक्टरी नहीं है। तो ये सारी रूट डायरेक्टरीज होती हैं। इनके रिलेटिव जब हम कोई पाथ लिखते हैं तो वो हमारा होता है एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ एब्सोल्यूट होता है, इसका मतलब ये चेंज नहीं होता। अगर हमारी कहीं पर भी वर्किंग डायरेक्टरी है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी कहीं पे भी है हमारी, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा एब्सोल्यूट पाथ को, ये हमेशा फिक्स रहेगा। अगर जीसीसी के लिए ये पाथ है तो हम किसी भी फोल्डर के अंदर हो, जीसीसी के लिए यही पाथ होगा। और जैसे लिनक्स में ये वाला तरीका है, उसको मतलब जहाँ पर जीसीसी से होता है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि बस यहाँ पे बैक स्लैश है और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है। पर अभी जैसे हम टर्मिनल यूज करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि हम बैक स्लैश की जगह ये भी यूज कर सकते हैं अपने लिखने के लिए, पर विंडोज उसे इंटरप्रेट वैसे ही करता है, बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश भी लिख सकते हैं टर्मिनल के अंदर। फिर आता है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ क्या होता है? हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के रिलेटिव जो भी हम हमारा पाथ होगा वो हमारा रिलेटिव पाथ होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा ये लिखा है डॉट डॉट बैक स्लैश फाइल डॉट गेट और इमेजेस स्लैश फोटो डॉट पीएनजी। नीचे वाला पहले बताता हूँ। जैसे हमारा ये लूप वाला, हाँ, तो ये लूप वाला फोल्डर है, तो अभी के लिए हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है? लूप है। ठीक है, तो अब इसके रिलेटिव अगर मुझे किसी भी चीज का फाइल लिख वो पाथ लिखना है तो मैं उसको इसके रिलेटिव लिखूंगा। जैसे कि हमारी लोगो डॉट पीएनजी जो फाइल है, इसका पाथ इसके रिलेटिव क्या होगा? लूप के रिलेटिव वो बस इस फाइल का नाम होगा। क्यों? क्योंकि लूप हमारी करंट डायरेक्टरी है और उसी डायरेक्टरी के अंदर हमारी ये फाइल है। तो डायरेक्ट अगर मैं इसका नाम लिख दूं तो वो इसी फाइल को डिनोट करेगा। इसको हटा के मैं अगर लोगो डॉट पीएनजी कर देता हूँ, एंटर कर दूं, वो खुल जाएगी पीएनजी। ठीक है, तो ये हमारे रिलेटिव पाथ हो गया लोगो पीएनजी का विथ रिस्पेक्ट टू या विथ रिलेटिव टू लूप लूप फोल्डर या लूप डायरेक्टरी। जो है एक डॉट होता है, एक डॉट डॉट होता है। डॉट क्या होता है? वो रेफर करता है करंट डायरेक्टरी, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसका मतलब होता है डॉट। और जो इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी की जो पेरेंट डायरेक्टरी वो होती है हमारी डॉट डॉट। मैं ये वाले लूप वॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर गया और इसमें ये जो फोल्डर है 100 लेक्चर नोट्स, अभी के लिए इसका नाम 100 मानो बस, 100। ठीक है, तो इस वाले फोल्डर का जो रिलेटिव पाथ है इसके रिलेटिव, ये वाले फोल्डर के रिलेटिव, टेम्प फोल्डर के रिलेटिव वो क्या होगा? ऐसे ही हमारा जो हमने टेम्प फोल्डर बनाया था उसके अंदर फाइल 100.txt को बनाई थी, उसका रिलेटिव पाथ क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू लूप फोल्डर? तुम बताओ। टेम्प डायरेक्टरी जो है, ठीक है, ये वाली डायरेक्टरी, इसके अंदर जो फाइल 100.txt नाम की फाइल है, इसका रिलेटिव पाथ लिखते हैं किसके रिलेटिव? जो हमारी लूप डायरेक्टरी है उसके अंदर एक और फोल्डर है लूप वॉल्ट नाम से। इस लूप वॉल्ट के अंदर जो 100 लेक्चर नोट्स है, इस वाले डायरेक्टरी के रिलेटिव उस वाले फाइल का नाम लिखना है जो फाइल 100.txt है। आई होप इसने लिखा होगा ऐसे लिखा होगा। चेक हुआ था ना? 500। हाँ, तो अगर इसके पाथ को फॉलो करें, हम इस वाले फोल्डर के अंदर थे, इसमें पहले लिखा है एक पेरेंट डायरेक्टरी, ऊपर इसका मतलब होगा लूप वॉल्ट में जाना। में लिखा है कि उसकी भी पेरेंट डायरेक्टरी, जैसे 2 डॉट है उसका मतलब उसकी भी पेरेंट डायरेक्टरी, तो इस वाले फोल्डर की पेरेंट डायरेक्टरी लूप। और उसमें उसने लिखा है कि उसके अंदर टेम्प फोल्डर, तो टेम्प फोल्डर के अंदर फाइल 100.txt, तो हमें ये फाइल मिल गई। अगर मैं इसी फाइल का वो पूछूं तुमसे एब्सोल्यूट एड्रेस, तो वो कैसे दोगे तुम? यहाँ पे क्लिक करके वैसे दिख जाता, पर मुझे वैसे तुमसे वैसे जानना था। ठीक है,
तो जैसे कि अब हमने इस फाइल का पाथ लिखा है, ठीक है, और मैं मान लो इस वाले फोल्डर के अंदर हूँ, तो क्या उस फाइल का एब्सोल्यूट पाथ चेंज होगा? क्या उसमें कुछ चेंजेस आएंगे या अभी भी वही रहेगा? जो एब्सोल्यूट पाथ चेंज नहीं होता किसी फाइल या डायरेक्टरी का, वो कहीं पे भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर मैं इस फोल्डर में हूँ, अब मुझे रिलेटिव पाथ इस फोल्डर के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। वो पहले जब मैं 100 लेक्चर नोट्स के अंदर था, उस वो वाला हमारा रिलेटिव पाथ नहीं चलेगा। मैं एक डॉट डॉट कम हो जाएगा, जैसे एक डायरेक्टरी ऊपर पहले आ गए हम, तो एक बार डॉट डॉट स्लैश टेम्प स्लैश मतलब बैक स्लैश फाइल 100.txt से हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमारा एब्सोल्यूट और रिलेटिव में। पाथ अच्छे से करना सीख लेना, इसको यूज करना। कुछ टाइम के लिए तुम फाइल एक्सप्लोरर में यहाँ पे से करके प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ ऐसे ही टेम्पररी ऐसे वो बना ली, फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया, एक फोल्डर के अंदर फोल्डर और उसके अंदर कुछ फाइल्स, तो उससे प्रैक्टिस कर ले। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे टर्मिनल्स में बहुत यूज होता है। तो अब इस वाले उसका मतलब समझ गए होगे तुम कि इमेजेस स्लैश फोटो लिखा है, इसका मतलब है कि करंट डायरेक्टरी जो भी होगी हमारी, उसमें एक इमेजेस नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर फोटो डॉट पीएनजी होगी एक। और उस वाले का मतलब जो करंट डायरेक्टरी है उससे एक उसकी पेरेंट डायरेक्टरी जो है उस वाले उसमें एक फाइल डॉट टेक्स्ट नाम से एक फाइल होगी, ठीक है। तो ये रिलेटिव बात है और ये एब्सोल्यूट बात है। एब्सोल्यूट पाथ चेंज नहीं होता, रिलेटिव पाथ चेंज हो रहते रहता है। रिलेटिव तो करंट डायरेक्टरी। और इसमें स्पेशल जो नोटेशंस थे वो भी तुम समझ चुके हो, जो कि डॉट और डॉट डॉट होते हैं। ये स्पेशल नोटेशन होते हैं। डॉट रिप्रेजेंट करता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी को, और डॉट डॉट रिप्रेजेंट करता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी को। हम्म। तो अब आता है बात इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? इन्वायरमेंट वेरिएबल्स तुमने अभी सेट करे होंगे, मैंने कराया था जो मिंजी W64 जब डाउनलोड कराया था, तो उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कराया था। इससे भी पहले जब मिंजी W32 करा उसके लिए भी सेट करा होगा। तो एनवायरमेंट वेरिएबल क्या होता है? एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं कि ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे इस कंप्यूटर सिस्टम में सारे प्रोग्राम, सारे एप्लीकेशंस और टर्मिनल्स जो भी हो गए, सबको उस वेरिएबल्स का एक्सेस रहता है, और वो वाले वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट मतलब जो जो भी प्रोग्राम है उसके सराउंडिंग, ठीक है, उसमें जो भी चीजें अवेलेबल है। तो जैसे कि अगर मैं ये टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें हमें कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल मिले होंगे, ठीक है। देखना कैसे वो बाद में बताऊंगा। और जैसे कि हमारा VS कोड खोलते हैं तो उसमें भी कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट रहते हैं, तो उसका भी कुछ इन्वायरमेंट होता है। उस इन्वायरमेंट में जो जो वेरिएबल है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल है। हमारे अब जो विंडोज हैं, हाँ, तो ये यूज किसके लिए होते हैं आप देख लो। मैंने environment variables are named values stored by operating system or shell that can influence how running process and application behave on computer. They are act as a dynamic configuration mechanism how that फाइल पाथ, यूजर प्रेफरेंस और सीक्रेट कीज उसको अपने एप्लीकेशन से बाहर से सेव कर सकते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल में। हाँ, तो एनवायरमेंट वेरिएबल, तो इसमें लिखा है ना कि नेम्ड वैल्यूज होती है। नेम्ड वैल्यूज मतलब उसमें एक नाम होगा, उस नाम से रिलेटेड उसकी कोई वैल्यू होगी। जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं इक्वल्स टू 5, और उसमें नाम उसका ये हो गया और 5 उसकी वैल्यू हो गई। ऐसे ही इन्वायरमेंट वेरिएबल में नाम उसका पेयर होता है। तो नाम इसमें जो हमारा वो होता है कन्वेंशन होता है, उसमें हम ऑल कैप्स लिखते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे दूसरे केसेस भी लिखते हैं, जैसे कैमल केस भी लिख सकते हैं। तो ये उसका ऐसे लिखते हैं उसका नाम, और उसकी वैल्यूज फिर उसमें वैल्यूज की जो होगी वैसे आएगी, उसका कोई कन्वेंशन नहीं है। फिर वो डिफरेंस टाइप के होते हैं, जैसे कि सिस्टम वाइड हो सकता है। सिस्टम वाइड क्या होता है कि जो एक सिस्टम की जब बात करते हैं तो उसमें करते हैं कि हम हमारे सिस्टम में अलग अलग यूजर्स हो सकते हैं, बहुत सारे। तो जब सिस्टम की बात करते हैं उसका मतलब है सारे यूजर जो उसके अंदर है सबको एक्सेसिबल जो चीज है वो सिस्टम वाइड होती है, ठीक है। जैसे अगर मेरे उसमें दो यूजर्स हैं, एक नरेंद्र और एक और होगा यहाँ पे HP नाम से, ठीक है। तो दो यूजर्स हैं, तो इन दोनों को जो चीजें एक्सेसिबल है वो हमारी सिस्टम वाइड होती है। और एक पर यूजर का मतलब वही जो जो
पर्टिकुलर यूजर होता है उसके लिए ही एक्सेसिबल है, जैसे सिर्फ जो चीजें मेरे वाले अकाउंट के लिए एक्सेसिबल होगी वो पर यूजर वाली होगी। और एक होती है पर प्रोसेस या सेशन, जो भी एक पर्टिकुलर ऐप चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए जो एक्सेसिबल है वो वाली हमारी सेशन वाले हो गए एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट स्कोप्स होते हैं इनके। मतलब डिफॉल्ट एनवायरमेंट वेरिएबल्स लिखे जो कि विंडोज, जैसे कि यूजर नेम हो गया, वो करंट यूजर का नाम होता है उसमें से उस वाले वेरिएबल पे। कंप्यूटर नेम हो गया जिसमें कंप्यूटर का नाम हो, जो करंट हमारा सिस्टम है उसका। ऐप डेटा मतलब जो कि हमारे जो ऐप्स होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं विंडोज के अंदर, उसकी जो डेटा फाइल्स स्टोर होती है वो हमारी इस वाले डायरेक्टरी के अंदर होती है, तो ऐप डेटा के अंदर वो डायरेक्टरी का भाग बस होता है कि करंट ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम, जैसे कि हमारा विंडोज एनटी होता है, इसका विंडोज में जो होता है विंडोज एनटी जनरली ये होता है। और सिस्टम रूट विंडोज के अंदर एक ऐसा पाथ वेरिएबल है, एनवायरमेंट वेरिएबल, जिसके अंदर हमारी विंडोज की जो डायरेक्टरी होती है, सी बैकस्लैश विंडोज, सी वाली डायरेक्टरी का पाथ स्टोर होता है। ठीक है, और ऐसे ही विंडेर विंडेर भी सेम होता है सिस्टम रूट की तरह। और पाथ वेरिएबल तुमने सबने यूज करा होगा, इसमें एडिट भी करा होगा, ये वेरिएबल के अंदर हमारी पाथ्स होती हैं। पाथ्स किस चीज की होती है? वो होती है डायरेक्टरीज की, जिसके अंदर हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मैंने बताई थी, डॉट एक्सी वाली फाइल्स होती है, जो कि हमारा प्रोग्राम रन कर सकते हैं, मतलब हम रन कर सकते हैं जिनको। तो वो फाइल्स जिस जिस फोल्डर के अंदर है वो इस वाले पाथ वेरिएबल के अंदर सेट होता है। तो अगर हम अब देखना चाहें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, सर्च मेन्यू में एनवायरनमेंट वेरिएबल सर्च करेंगे, फिर सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं दो टाइप्स के फाइल्स हमारे पास, मतलब दो टाइप्स के वेरिएबल्स। एक यूजर वेरिएबल फॉर नरेन रावत लिखा आ रहा है, तो नरेन रावत यूजर के लिए ये वाले वेरिएबल सेट है। सिस्टम वेरिएबल्स, तो ये वाले वेरिएबल सिस्टम के लिए सेट है। तो जैसे कि अभी यूजर वेरिएबल छोड़ते हैं, सिस्टम वेरिएबल के अंदर जो यूजर नेम बताया था, यूजर नेम सिस्टम आ रहा है इसमें, तो ये सिस्टम वेरिएबल है ना, तो सिस्टम वाले में सिस्टम आता है। अगर पर्टिकुलर मेरी यूजर की बात होती तो उसके अंदर आता वो मेरा नाम। ठीक है, वो भी मैं टर्मिनल से दिखा दूंगा। और विंडोज जो है, विंडोज सिस्टम वेरिएबल, इसके अंदर सी बैकस्लैश विंडोज वाला फोल्डर है। ऐसे अगर इसमें सिस्टम रूट होगा, नहीं है, होता तो उसमें भी वही होता, इस वाले में नहीं है। और ओएस जैसे विंडोज एनटी ये वाला एक पाथ है, और पाथ नहीं है, सिस्टम वेरिएबल है, एनवायरनमेंट वेरिएबल। और भी है जैसे नंबर ऑफ प्रोसेसर 8, और जैसे टेम्परेरी फाइल जहाँ स्टोर होती है वो वाला वेरिएबल्स है, तो उसके अंदर पाथ है टेम्परेरी फोल्डर का। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं। अब हम जो पाथ वेरिएबल देख रहे थे, यूजर वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम वेरिएबल्स वाले पाथ में क्या होगा, उसमें ऐसे पाथ्स हर यूजर के लिए एक्सेसिबल होंगे। यूजर वेरिएबल वाले पाथ के अंदर वो वाले पाथ्स होंगे जो कि सिर्फ एक इस वाले नरेंद्र रावत वाले यूजर के वेरिएबल, मतलब यूजर के लिए एक्सेसिबल होंगे वो वाले। तो अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ एडिट पे, तो इसमें देख सकता हूँ कि कौन कौन से पाथ्स है। ठीक है, इसमें कौन सा पाथ, जैसे कि हमने ये वाला सेव करा है, ठीक है, ये सबसे सेव करवा रखा है, सी बैकस्लैश मिनजी W64 पे। अगर ये वाला फोल्डर हम खोलें एक बार, फाइल एक्सप्लोरर में जाके सी ड्राइव के अंदर जाके इसमें मिनजी W64, इसके अंदर बिन बिन फोल्डर, तो ये बिन फोल्डर था हमारा। ठीक है, तो इस वाले फोल्डर में हम है, जो कि ये वाला फोल्डर है। अब जैसे कि अभी तक तुमने देखा था, अगर मैं दूसरी विंडो खोलूँ, दूसरी टैब खोलूँ, तो जैसे कि मैं अगर नए वाले फोल्डर के अंदर, लूप फोल्डर के अंदर था, मैं यहाँ पे लिख के अपना लोगो डॉट पीएनजी ओपन कर सकता था। ठीक है, तो वो खुल जाएगी। पर अगर मैं नरेन फोल्डर के अंदर हूँ, तो मैं यहाँ पे लोगो डॉट पीएनजी ओपन कर सकता हूँ सर?
तो मैं क्या यहाँ पे logo.png करके उस वाली फाइल को खोल सकता हूँ? फाइल नहीं खुल सकती logo.png। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूँ, एंटर नहीं दबाऊंगा, शायद उससे एक्सप्लोरर खुल जाता है। छोटा में से मिलता नहीं, उसमें एक्सप्लोरर खुल जाता है, इससे यहाँ खुल गया। तो जैसे यहाँ पे से logo.png नहीं खुली, क्यों नहीं खुली? क्योंकि वो इस वाले पाथ के अंदर नहीं था, या मतलब इस वाले पाथ के जो नरेन पाथ है उसके अंदर नहीं था। मैं यहाँ पे से कैसे खोल सकता हूँ? उसे खोलना ही तो लूप स्लैश logo.png ऐसे करके खोल सकता हूँ ना? ऐसे करके तो उसका रिलेटिव पाथ हो जाएगा, करेक्ट पाथ हो जाएगा। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे हमारे एक फाइल होती है जीसीसी नाम से, gcc.exe। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करूंगा तो एक बार टर्मिनल विंडो खुलेगी, क्लोज हो जाएगी, प्योर टर्मिनल बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो खुल के क्लोज हो जा रही है। तो मैं इस फाइल को अगर रन करना है मुझे, तो मैं यहाँ से सीधे gcc.exe तो लिख सकता हूँ। ठीक है, रन करूंगा और ये विंडो खुल के क्लोज हो जाएगी दोबारा। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ से ये जो नरेन वाला फोल्डर है, इसके वहां से अगर मैं यहाँ पे से gcc.exe करके एंटर करूंगा, तो वो फाइल मतलब वो वाला प्रोग्राम रन, जैसे तुमने देखा था logo.png तो नहीं हो रहा था, तो gcc.exe होगा नहीं होगा। लोकेशन ये थी, बिन वाली लोकेशन तो ये है, सी ड्राइव के अंदर GW64 फोल्डर के अंदर बिन फोल्डर के अंदर gcc.exe नाम का प्रोग्राम है। हाँ, ये फोल्डर जो है दूसरा वाला, ये है डी ड्राइव के अंदर नरेन नाम के फोल्डर का। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर जीसीसी रन करना चाहता हूँ, gcc.exe, तो चल जा रही है। तो एक बार मैं प्रोग्राम में जाता हूँ, कोई प्रोग्राम चलो मुझे दिखे तो। ये कौन सा प्रोग्राम है? ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है, ये भी चलेगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये भी मेन डॉट exe फाइल है। ठीक है, हाँ, हाँ। तो इसको मैं उस वाले सी प्रोजेक्ट्स के अंदर से अगर मैं ऐसे यहाँ पे से रन करूंगा, तो मैं बोल रहा था कि वो चल जाएगा। ऐसे gcc.exe लिखूंगा तो वो आके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वो चलेगा। और जो तुम्हारी डिसीजन थ्योरी थी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है इसलिए चल रही है, अ, और सिस्टम फाइल नहीं है वो, निखिल सिस्टम फाइल नहीं है वो हमने इंस्टॉल करी है ना अलग से, तो वो सिस्टम की फाइल नहीं है। तो दूसरा रीजन जो ये था कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं इसलिए रन कर रहा है। तो मैं जैसे कि इसके अंदर सी प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे मेरी फाइल है मेन डॉट एक्स नाम से, तो मैं इसको यहाँ से रन करूंगा तो ऑब्वियसली ये रन हो जाएगी मेन डॉट एक्स। ठीक है, यहाँ से रन हो जाएगी, रन होकर क्लोज हो गई। पर ये मैं अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग में अगर नरेन यहाँ से रन करता हूँ मेन डॉट एक्स, तो वो रन होनी चाहिए थी, क्या होगी अभी ये वाली? मैं रन करूंगा तो नहीं होगी वो, इसे दोबारा से ब्राउजर में खुल जाएगा। ठीक है, ये रन नहीं हुई। इसका रीजन ये नहीं है कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है, उसका रीजन वो था कि वो सिस्टम वेरिएबल में पाथ के अंदर, मैंने बताया था पाथ वेरिएबल क्या होता है, अभी बताया था पाथ वेरिएबल क्या होता है। पाथ वेरिएबल एक ऐसा एनवायरमेंट वेरिएबल है जिसके अंदर वो सारे पाथ्स होते हैं जिसके अंदर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, वेरिएबल्स सारे प्रोग्राम्स को एक्सेसिबल होते हैं। इसका मतलब हमारे एक्सप्लोरर को भी वो सारे पाथ्स एक्सेसिबल है, सारे जो पाथ का हो या क्या बोल सकते हैं तो, वेरिएबल्स वेरिएबल्स एक्सेसिबल है सारे वेरिएबल्स। उसके अंदर एक वेरिएबल है पाथ वेरिएबल, तो पाथ वेरिएबल भी हमारे एक्सप्लोरर को एक्सेसिबल है। पाथ वेरिएबल के अंदर जितने भी ये सारे पाथ्स लिखे होते हैं, ये सारे ऐसे पाथ्स होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई एग्जीक्यूटेबल होता है। हाँ, जैसे मैंने MinGW64 बिन के अंदर दिखाया था, ऐसे ही अगर इनमें से कोई भी, जैसे ये VS कोड वाला है, ये वाला अगर मैं पाथ ऐसे कॉपी करके वहां पे खोलूँ एक्सप्लोरर के अंदर, यहाँ पे टाइप कर सकते हो, तो इसके अंदर तुम्हें ये दिख जाएगा कोड डॉट cmd कोड और कोड टनल डॉट exe, तो एग्जीक्यूटेबल्स हैं। तो ये सारी चीजें वो हैं जो कि एक्सेसिबल है एक्सप्लोरर को। अगर तुम्हें यहाँ से अगर कोड टनल डॉट exe लिखूँ यहाँ पे, तो वो रन कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारे वेरिएबल्स एक्सप्लोरर को एक्सेसिबल है। और पाथ एक स्पेशल वेरिएबल है जिसके अंदर ऐसे एग्जीक्यूटेबल के डायरेक्टरी के पाथ स्टोर होते हैं। जैसे कि ये वाले दो फोल्डर्स हैं मेरे,
तो ये वाले फोल्डर के अंदर मेरा पाइथन वाला जो एक्सिक्यूटेबल होगा वो स्टोर होगा इसके अंदर। तो मैं कहीं से भी अगर पाइथन लिखूंगा तो वो चल जाएगा। इसी रीजन से हमारा जो ये यहाँ पे हम सेव करते हैं, नया वेरिएबल बनाते हैं। तो इस वाले वेरिएबल के अंदर हमारे जीसीसी जो प्रोग्राम होता है वो होता है, तभी हम टर्मिनल से कहीं भी लिखते हैं जीसीसी तो वो वाला जीसीसी वाला एग्जीक्यूटेबल रन हो जाएगा। ठीक है। और इसमें ये होता है कि जो सबसे पहले जिस पाथ के अंदर वो वाला प्रोग्राम मिल गया, मान लो जीसीसी मेरे पाइथन 13 के अंदर भी होता, तो जो सबसे पहले मिल गया वो वाला रन होता है, तो इसके अंदर होता तो ये वाला रन हो जाता, फिर इस वाले तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, इसलिए इस वाले में अगर है और ऊपर किसी में नहीं है तो इस वाले का जीसीसी रन हो चुका होगा। अब समझे उसमें क्या था। एनवायरमेंट वेरिएबल्स ये थे। और जैसे कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, मान लो ये वाले जो टेम्परेरी वेरिएबल है, हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है, उसमें एक पाथ स्टोर है। इस वाले अगर वेरिएबल को एक्सेस करना है, अब इसमें डायरेक्ट एक पाथ स्टोर है, इसलिए हम यहाँ पे सीधे उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। पर वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका होता है, 2% लगाने होते हैं दोनों साइड, मतलब परसेंटेज में इंक्लूड करना पड़ता है। ऐसे करके मैं एंटर दबाऊंगा तो उस वाली डायरेक्टरी में पहुंच जाऊंगा जो उस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो मैं पहुंच गया सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, नए नोड के अंदर, एप डाटा लोकल एप। तो ये वाला वो पाथ था, तो उसके अंदर मैं पहुंच गया। मैं यहाँ पर सीधे पाथ करके नहीं लिख सकता क्योंकि पाथ में मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है हमारी, तो मैं इस वाले फोल्डर पर नहीं जा सकता। क्योंकि इस वाले में हमारी मल्टीपल वैल्यू स्टोर है। और यहाँ पे तो इसमें अलग अलग ऐसे दिख रहा है ना, पर एक्चुअल में जो स्टोर होती है वो ऐसे, ये पूरी एज अ स्ट्रिंग होती है, एक स्ट्रिंग होती है ये पूरी। और अलग अलग जो वैल्यूज है वो सेमीकोलन से सेपरेट होती है। ठीक है, सेमीकोलन से सेपरेट होती है, तो ऐसे ही ये स्टोर होती है। और ऐसे ही इसमें भी जो, जैसे इसमें भी कहीं कहीं दिख रहा होगा तुम्हें, जैसे ये वाला है, इसमें हमें दिख रहा है ये वाला जो पाथ है, इसकी जो वैल्यू है, जैसे इसमें दो दो वैल्यूज है। इसमें एक वैल्यूज तो ये है कि जो हमारा प्रोग्राम फाइल्स है ये परसेंट परसेंट से लिया गया है, तो ये भी हमारा एक वो होगा एनवायरनमेंट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू यहाँ पे वो कर रहे हैं एक्सेस। तो अगर हम प्रोग्राम फाइल्स वाला वेरिएबल देखें यहाँ पे कहीं होगा तो, यहाँ पे है नहीं, पर उसका जो वो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस हो जाएगी। अब ऐसा है कि यहाँ पे सारे वेरिएबल्स दिखते नहीं है, कुछ कुछ वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद मिलते हैं, तो इसलिए वो वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। अम्म, तो मैं इसको एक बार तुम्हें उसके अंदर से दिखाता हूँ। जीसीसी का तो मैंने बता देना है पैसे। जीसीसी यहाँ पे एंटर करोगे तो वहाँ पे रन हो जाएगा, इस क्योंकि वो इन्वायरमेंट वेरिएबल के पाथ वेरिएबल पे सेट है। और अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगा तो उसमें अगर मैं सेट लिखूंगा तो सेट कुछ पावर शेल है। हाँ, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में अगर सेट लिखूंगा तो मुझे सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दिख जाएंगे। इसमें जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मैं बता रहा था, तो यूजर नेम, जैसे इसमें मेरा यूजर नेम आ रहा है, यूजर नेम नरेंद्र रावत। और विन डायरेक्टरी वही वाली आ रही है। यूजर प्रोफाइल, मतलब यूजर प्रोफाइल वो वाली वो होता है वेरिएबल जिसके अंदर जो करंट यूजर है उसका जो होम डायरेक्टरी होती है वो ये वाली स्टोर होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला प्रोग्राम फाइल्स भी होगा कहीं ना कहीं से, ये जैसे प्रोग्राम फाइल्स ये वाले। तो ये वाला जो वैल्यू है वो उसके वहाँ पे जाके रिप्लेस हो जाएगी, जो वो वाला वेरिएबल था उसमें जाके रिप्लेस हो जाएगी ऐसा। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, सारे स्टोर हो रखे हैं अलग अलग। हाँ, ये जैसे ये है पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल इसमें देखो सारी जो वैल्यूज हैं ये पूरा एक पाथ है, यहाँ तक खत्म है। यहाँ से सेमीकोलन है तो दूसरा पाथ स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके पाथ्स जो एक्चुअल में स्टोर होता है ऐसे स्टोर होता है। कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खोलना है, वो जब कमांड प्रॉम्प्ट वाला स्टार्ट होगा वहाँ पे जिसको अभी देखना है वो ऐसे कर लो, सेट करके सेट लिख दो और ऐसे यहाँ पे सारे वेरिएबल्स दिख जाएंगे। ये वेरिएबल्स कौन से हैं, ये वेरिएबल्स वो वाले जो इस वाले कमांड प्रॉम्प्ट के सेशन को एक्सेसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं, अगर यहाँ पे मैं कोई नया वेरिएबल बनाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे वाले में एक्सेसिबल होगा। ठीक है, मैं वो वाले भी बना सकता हूँ जो कि सारे यूजर और सारे सिस्टम को एक्सेसिबल हैं, यहाँ से बना सकता हूँ।
और ऐसे भी बना सकता हूँ जो सिर्फ इस सेशन के लिए एक्सेसिबल हो। और पाथ स्टोर होता है, और एक और था ये पाथ एक्सटी जो होता है, ये वाले जो एक्सटेंशन है वो ये है जो रन होते हैं सीधे डायरेक्ट। जैसे डॉट ई एक्स है, और डॉट बैट है, डॉट सी एम डी, ये वाले ऐसे एग्जीक्यूटेबल्स हैं, या मतलब ऐसे एक्सटेंशन है फाइल के जिसपे जो एग्जीक्यूटेबल टाइप की होती है। जैसे अगर मैं यहाँ से जीसीसी लिखूँ ना, सिर्फ जीसीसी एक्स लिखने की जरूरत नहीं, तो वो भी रन हो जाएगी सीधा। देखा, पूरा क्लोज हो गया। तो ये वाले बस वो दिखा रहा है जो एग्जीक्यूटेबल टाइप की फाइल्स होती है, ये वाले। हाँ, तो वो सारे होते हैं। तो जीसीसी डॉट ई में हमें डॉट ई नहीं लिखना पड़ता है, जैसे यहाँ से भी हम टर्मिनल से रन करते हैं ना, जीसीसी जीसीसी, तो जीसीसी फेडरल एरर आ रहा है वो, क्योंकि वो फाइल नहीं दिया। पर ये वाला वही जीसीसी है जो हमने वो वहां पे देखा था उस फोल्डर के अंदर। ऐसे करके तुम उसका वो देख सकते हो, ये यहाँ पे पाथ दिखा रहा है, सी min GW64 बिन, उसके अंदर जीसीसी डॉट एक्स, तो ये वही वाली जीसीसी है जो हमने वहाँ उसके अंदर देखा था। इसका पाथ यहाँ पे से दिखा रहा है। ये कैसे करते हैं वो सारा बताऊंगा जब कमांड प्रॉम्प्ट सीखेंगे। अ, तो हमारे ये जो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे कमांड्स, वो वाले पाथ के अंदर वो डायरेक्टरी होनी चाहिए जहाँ पे ये कमांड हो। अगर वो हमने उस एनवायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं करा होता MinGW64 का बिन फोल्डर वाला, तो जीसीसी हम ऐसे नहीं लिख पाते सीधा। ठीक है। हाँ, तो यूजर इंटरफेस बताऊँ फिर इसके बाद खत्म। तो ये है, किसी भी सिस्टम, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी डिवाइस से जो इंटरेक्ट करते हैं, उसको इंटरेक्ट करने का जो मीडियम होता है वो होता है यूजर इंटरफेस। ठीक है। और किसी भी मशीन को कर लो, सॉफ्टवेयर डिवाइस, किसी भी चीज को भी कर लो, वो यूजर इंटरफेस हुआ। और उसमें सारे जो फीचर्स हो, मतलब उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं जिससे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस या यूज कर सकते हैं, जो भी हमारा वो है सिस्टम, मशीन सॉफ्टवेयर जो भी है। ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स होते हैं जिससे हम कमांड इनपुट कर सकते हैं, फीडबैक रिसीव कर सकते हैं, मतलब अगर जो कमांड इनपुट करी है उसका जो आउटपुट आया वो, या कुछ एरर आया तो वो भी, और नेविगेट कर सकता हूँ सिस्टम के अंदर। तो कॉमन दो टाइप के यूआईज होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। इसको टीयूआई भी बोलते हैं, टर्मिनल यूजर इंटरफेस। और यहाँ पे जीयूआई क्या होता है? जीयूआई होता है जो कि अ, ऐसे इंटरफेसेस जो कि कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ग्राफिकल का मतलब जो कि ग्राफिकल एलिमेंट, जैसे कि ये बटन्स हो गए, मेन्यूज हो गई, और विंडोज हो गए, ये सारे, और जो पॉइंटर है माउस पॉइंटर, तो ऐसे एलिमेंट्स है ये जो ग्राफिकल एलिमेंट है, विजुअल एलिमेंट जिसको हम देख सकते हैं और विजुअली दिखते हैं जो अलग से, और उनसे इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसे जो इंटरफेसेस होते हैं वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो कि हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखेंगे तो उसमें हम जीयूआई में ही ध्यान देंगे अपना, तो उसका जो यूजर इंटरफेस है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं, तो वो भी एक टाइप ऑफ जीयूआई है। और दूसरा टाइप का हो गया कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस ऐसा एक टेक्सचुअल इंटरफेस होता है जिसमें हम कमांड्स डाल के किसी भी सिस्टम से एक्सेस करते हैं, तो वो मेनली टेक्स्ट बेस्ड होता है, उसमें टेक्स्ट एंटर करते हैं और टेक्सचुअल आउटपुट ही दिखता है हमें। उसमें कोई विजुअल एलिमेंट जैसे बटन हो गए, मेन्यूज हो गए, ऐसी चीजें नहीं आती उसमें। उसमें पूरा टेक्सचुअल काम होता है। हाँ, तो ये कमांड लाइन इंटरफेस हो गया। और भी टाइप के इंटरफेस होते हैं, जैसे वॉइस यूजर इंटरफेस हो गया, जिसमें वॉइस से डालते हैं, और टच यूजर इंटरफेस हो गया, और आजकल AR VR भी आ रहा है तो उसके इंटरफेसेस भी हो गए। तो वो अलग अलग टाइप के इंटरफेस होते हैं, मेनली ये कॉमन दो टाइप के होते हैं।